दोस्तों, किताब लिसनिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस आर्टिकल में हम लोग द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक समरी इन हिंदी सुनेंगे। इस किताब से हम सीखेंगे कि अमीर बनने के अनेक रास्ते हैं, लेकिन लगातार अमीर बने रहने का एक ही तरीका है, पैसों की इज्जत करना, उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करना। आपके पास जो भी है उसी में खुश रहना सीखें और नम्र बने रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पैसे बर्बाद मत करो, डोंट वेस्ट मनी। चलिए इसे हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। लेखक मॉर्गन हाउसल अपने बुक में लिखते हैं, जब मैं एक होटल में काम किया करता था, तो उन दिनों हमारे होटल में एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव आया करता था, जिसने अपने यंग एज में ही बहुत सारा पैसा और कंपनियां बना ली था। लेकिन वह पैसों की कदर नहीं करता। पैसे के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही स्टूपिड था। वह हर समय अपने पास नोटों की बंडल लेकर घूमता और शराब के नशे में हमेशा धूत रहता और अपने अमीर होने का दिखावा करता। लेखक मॉर्गन हाउसल आगे कहते हैं कि एक दिन उस इंसान ने कुछ ऐसा किया जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल वह इंसान अपने दोस्तों को एक नोटों की गड्डी देकर कहता है कि इसे सोने के सिक्के में कन्वर्ट करके लाओ। उसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस सोने के सिक्के को समुद्र में फेंकते हैं और गेम खेलते हैं। कौन गोल्ड कॉइन्स कितना दूर फेंक पाता है। पैसों के साथ उसका यह व्यवहार उसे जल्द ही बैंकक्रप्ट बना देता है। आर्थर मॉर्गन हाउसल अपने बुक में एक दूसरी कहानी भी बताते हैं कि अमेरिका गांव का एक साधारण व्यक्ति जिसका नाम रोनाल्ड जेम्स था, जिसने 25 वर्षों तक गैस स्टेशन पर कारों की मरम्मत की, 17 वर्षों तक फर्श पर झाड़ू लगाया। लेकिन जब उस व्यक्ति की मौत 92 ईयर्स बाद हुई, तो उसके चर्चे देश विदेश, न्यूज़ चैनल और अखबारों में होने लगी, क्योंकि मरते समय उस साधारण सफाईकर्मी के पास 58 करोड़ की संपत्ति थी, जिसमें 43 करोड़ रुपये उसने चैरिटी में दान कर दिया था। बाकी के 15 करोड़ रुपये अपने सौतेले बच्चों के लिए छोड़ गया था। आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से, इसके बारे में पता किया गया तो पता चला कि वह ब्लूचिप फंड में पैसे लगाया करता था, और कंपाउंडिंग के पावर से उसका छोटा सा इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा नेटवर्थ बन गया। अब लेखक मॉर्गन हाउसल उस टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव और एक साधारण से सफाईकर्मी के पैसे के प्रति बिहेवियर को कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि पैसों को अर्न करना या उसे सेव करने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यह इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पैसे को कैसे खर्च करते हैं। पैसे के प्रति आपका रवैया क्या है। पैसा कमाना एक स्किल है जिसे कोई भी इंसान सीखकर फाइनेंशियल सक्सेस पा सकता है। जहां एक टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव वेल एजुकेटेड होने के बावजूद बैंकक्रप्ट हो गया, वही एक सफाई कर्मचारी जो बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद पैसे के प्रति बिहेवियर को अच्छा रखता है, ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करता है और एक दिन करोड़पति बन जाता है। कोई भी मूर्ख नहीं है, नो वन इज क्रेजी। आर्थर अपने नेक्स्ट लेसन में कहते हैं, बहुत से लोग अपने पैसों के साथ मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं, हालांकि वे लोग मूर्ख नहीं हैं। असल में आज की पीढ़ियां फिल्म देखने, लॉटरी का टिकट खरीदने और गेम खेलने के पीछे अपने पैसों का ज़्यादातर हिस्सा खर्च कर देते हैं। यह काम ज़्यादातर वही लोग करते हैं जो गरीब होते हैं, जो इमरजेंसी में 20 या 25 हज़ार रुपये भी अरेंज नहीं कर सकते। क्या ऐसे लोगों का लॉटरी टिकट खरीदने का कोई सेंस बनता है? ऐसे लोगों को उन पैसों को इमरजेंसी नीड के लिए बचा कर रखना चाहिए, जो कि वह लोग नहीं करते। उन लोगों का कहना है कि पैसा सेविंग करना हम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जितना कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा रुपये खर्च हो जाते हैं। हमारे पास सेविंग की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ऐसे में बड़ी गाड़ियों और बड़े घरों के बारे में सोचना, बड़े स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराना, ये सब हमारे पहुंच से बाहर है। इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए हम लॉटरी टिकट को खरीदते हैं। आपको यह बात मूर्खतापूर्ण लगेगी, क्योंकि जिस चीज़ को कोई पाना चाहता है वही चीज़ आपको बहुत ही आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप उसकी कद्र नहीं करते, जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सपना है। आर्थर मॉर्गन हाउसल इस कहानी के जरिए लोगों को यह संदेश देना चाहते हैं कि चाहे वह व्यक्ति गरीब हो या मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो या बहुत अमीर हो, वह अपने फाइनेंशियल रिलेटेड फैसले एक्सेल शीट का एनालिसिस करके नहीं लेता, बल्कि वह अपने फैसले परिस्थितियों और भावनाओं से प्रभावित होकर लेता है। ऐसा हो सकता है जो फैसले मैं लूँ वह आपको मूर्खतापूर्ण लगे, या यह भी हो सकता है जो फैसले आप ले वह मुझे मूर्खतापूर्ण लगे। लेकिन हमारी फाइनेंशियल सक्सेस या ग्रोथ इस बात पर डिपेंड करती है कि हम परिस्थितियों और भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखते हुए अपने पैसे को किस तरह से मैनेज या सदुपयोग करते हैं। भाग्य और जोखिम, लक और रिस्क। भाग्य और जोखिम के बारे में आर्थर मॉर्गन हाउसल का कहना है कि भाग्य और जोखिम भाई भाई हैं।
ये दोनों वास्तविकता के प्रमाण हैं। जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयासों और भाग्य पर भी निर्भर करता है, जिससे जोखिम भी जुड़ा होता है। इसे हमें कहानी के माध्यम से समझते हैं, जिसका वर्णन मॉर्गन हाउसल ने अपनी बुक में किया है। वह लिखते हैं कि 1968 में जब बिल गेट्स एक स्कूल में पढ़ने जाते थे, उस समय पूरे वर्ल्ड में 30 करोड़ उनके जैसे स्टूडेंट हाई स्कूल में पढ़ा करते थे। वह जिस लेकसाइड स्कूल में पढ़ा करते थे, फाइनेंशियल मजबूत थी। उनके पास बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर भी था। बिल गेट्स उस दौर के लकी स्टूडेंट थे जिन्हें कंप्यूटर सीखने का मौका मिला। ऑन रिकॉर्ड बिल गेट ने एक इवेंट में यह बात कही थी, अगर लेकसाइड स्कूल नहीं होता तो शायद मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होती। इस प्रकार से बिल गेट्स के सक्सेस होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन उसी में से लक एक था। बिल गेट्स अपने स्कूली दोस्त केंट एवंस के बारे में कहते हैं, अगर केंट ने मेरे साथ ही स्कूल छोड़ दिया होता तो आज वह मेरे कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर होते। लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और माउंटेन क्लाइंबिंग के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने उस जोखिम का सामना किया जो लाखों में से कोई एक व्यक्ति करता है, क्योंकि माउंटेन क्लाइंबिंग करने लाखों लोग जाते हैं, लेकिन उनमें से मरता कोई एक ही है। इस प्रकार से लेखक मॉर्गन हाउसल भाग्य और जोखिम को समझाते हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि बिल गेट्स के सफलता के पीछे उनके भाग्य का हाथ है। हालांकि सफलता मिलने के पीछे भाग्य के अलावा और भी कई फैक्टर होते हैं, जैसे कि एफर्ट्स, हार्ड वर्किंग, डिसीजन, सही मार्गदर्शन पर काम करना इत्यादि। कभी भी पर्याप्त नहीं है, नेवर इनफ। साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में समझाने के लिए लेखक कोलकाता में जन्मे रजत गुप्ता का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि रजत अनाथ होने के बावजूद 40 साल की उम्र में प्रेस्टिजियस कंसल्टिंग फर्म मैकिन्जी के सीईओ बने थे। उनके पास 2008 के दौरान कुल $100 मिलियन थे, जिसे वह चाहते तो बैंक में रखकर इंटरेस्ट इनकम के जरिए बिना कुछ किए बैठे ही 2 घंटे में 1 लाख रुपये कमा सकते थे। लेकिन वह इतने पैसों से संतुष्ट नहीं थे, वह करोड़पति से अरबपति बनना चाहते थे। उस वक्त वह गोल्डमैन सैक्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी के डायरेक्टर थे। उनके पास इतना पैसा रहने के बावजूद वह लालच में आ गए और ऐसा काम कर दिया जिससे वर्षों का बना बनाया रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई। वह बोर्ड मीटिंग में मिले सीक्रेट जानकारियों को फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए बेच दिया करते थे। इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह में उन्हें दोषी करार देकर जेल में डाल दिया गया। रजत गुप्ता के एग्जाम्पल से लेखक समझाना चाहते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो अपनी फाइनेंशियल गोल को अचीव कर लेने के बाद भी दूसरा फाइनेंशियल गोल अचीव करना चाहते हैं। ऐसे लोग रुकते ही नहीं हैं, एक फाइनेंशियल गोल पूरा होने के बाद दूसरे गोल को पूरा करने के लालच में लग जाते हैं। लेकिन ऐसा ना करके पैसे से ज़्यादा अपने परिवार एवं सुख शांति को महत्व दें, क्योंकि ज़्यादा पैसों का लालच आपके दिमाग की शांति को भंग कर सकता है। इन सभी के अलावा दूसरे व्यक्ति के फाइनेंशियल ग्रोथ से अपनी ग्रोथ की तुलना कभी ना करें। जैसे कि मेरे दोस्त के पास रेंज रोवर है, ऑडी है, तो मेरे पास भी होना चाहिए। ऐसी सोच को अपने दिमाग से निकाल देना ही ठीक है। मनी कंपाउंडिंग, द साइकोलॉजी ऑफ मनी कंपाउंडिंग के विषय में लेखक का कहना है कि वॉरेन बफेट जब बच्चे थे तभी से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। आज के समय उनकी नेटवर्थ $86.5 बिलियन है। इसमें से उन्होंने $81.5 बिलियन रिटायरमेंट यानी 60 वर्ष की उम्र में इकट्ठा की है। इसमें कोई संदेह नहीं है, आज के समय में वॉरेन बफेट अद्भुत इन्वेस्टर है। लेकिन उनके जीवन से यह सीखने को मिलता है कि पैसा बनाने के लिए कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। यहाँ एक नॉर्मल इंसान 20 वर्ष की आयु में पढ़ाई करता है, वही वॉरेन बफेट उस समय $9.3 मिलियन के मालिक थे। इस उदाहरण को देखकर यह कहा जा सकता है कि वॉरेन बफेट के कामयाबी का सबसे बड़ा रीजन छोटी उम्र से ही इन्वेस्टमेंट करना है, जिसे उन्होंने रिटायरमेंट की उम्र तक कंटिन्यू चालू रखा। अमीर बनना vs अमीर बने रहना, गेटिंग रिच vs स्टेइंग रिच। आर्थर मॉर्गन हाउसल अमीर बनना या कंटिन्यू अमीर बने रहना के विषय में उनका कहना है कि अमीर बनना बहुत आसान है, लेकिन हमेशा अमीर बने रहना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बिजनेस स्टार्ट के बाद कुछ दिनों में फेल हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने फाइनेंशियल ग्रोथ किया, लेकिन समय बीतने के बाद ही ब्रोक हो गए। वह अपनी अमीरियत बरकरार नहीं रख सके। इसलिए अपने करियर, बिजनेस फील्ड, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टिंग के क्षेत्र में सक्सेस पाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम लंबे समय तक सर्वाइव कर सके। इसे आप समझने के लिए वॉरेन बफेट का उदाहरण लिया जा सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, वॉरेन बफेट के साथ ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, लेकिन वॉरेन बफेट की तरह कामयाबी हासिल नहीं कर सके।
इसका मुख्य कारण यह रहा कि वह लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सके, जिसकी वजह से वह लोग फेल हो गए। समाप्त। धन्यवाद।